ये जनरल साइंस की क्लास है जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इनको ऑलरेडी पूछ लिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन किस परीक्षा की दृष्टि के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर गौर करना, 4th ग्रेड हाल ही में आ रही है, सितंबर में एग्जाम इसके लिए तो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, इसी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पटवार आ रही है भर्ती, वीडियो आ रही है, हाई कोर्ट 4th ग्रेड की है ना, पियोन की आई है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, रीट मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और अन्य जितनी भी भर्ती। तो ज़्यादातर 4th ग्रेड हाई कोर्ट के लिए, रीट मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। और जीएस के क्वेश्चन ज़्यादा वो नहीं पूछता है, उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करता रहता है, बस क्वेश्चन पूछने की प्रणाली को चेंज कर देता है, ठीक है। तो वो पहला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम, बहुत लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश में। देखो ये इंग्लिश की लैंग्वेज है और मैं पढ़ाऊँगा हिंदी में, ठीक है। तो ये अपने हिंदी की, तो अपने हिंदी के बेसिस पे चलते हैं, ओके। अब आप देख पा रहे होंगे कि मेरे क्वेश्चंस नहीं है। देखो अगर मेरे क्वेश्चन होते हैं तो मैं ई ऑप्शन नहीं डालता, इतनी मेहनत क्यों ही करूं। तो ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है जो सीटी में आया है शायद, ये तो सीटी में आया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं एक बार। चलिए मिलान करना है, ठीक है। रक्त प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसे WBC कहते हैं, और प्लेटलेट्स, इनका काम क्या होता है इनके बारे में। तो अगर आपको पता हो सिंपल, तो रक्त प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन और श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त WBC ये काम करती है प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है, लड़ने की क्षमता पैदा करती है। तो सी का तो होगा 4th, लड़ने की क्षमता पैदा करती है, ठीक है। और प्लेट्स और हीमोग्लोबिन, देखो प्लेट्स की बात कर लेते हैं। प्लेट्स होते हैं थक्का निर्माण में इनका यूज किया जाता है। देखो विटामिन के, अगर आपने पढ़ा हो, विटामिन के का उपयोग भी रक्त के थक्का निर्माण में ही किया जाता है, ठीक है। और इसी के साथ बात कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ पेन को। हीमोग्लोबिन तो देखो ऑक्सीजन का पूरे शरीर में प्रवाह करता है, ठीक है। ऑक्सीजन से आमंदित होकर पूरे शरीर में विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो बिल्कुल सही है बी, हीमोग्लोबिन है ना, ऑक्सीजन के साथ ही क्रिया, ऑक्सीजन के साथ बहता है, पूरे शरीर में पहुंचाता है, ठीक है। और रक्त प्लाज्मा कोशिका इसमें निलंबित होती है, ठीक है। तो अब देख लो ऑप्शन देख लेते हैं हम एक एक, अपना छोटा कर लेता हूँ। ए में हमने फर्स्ट किया है, तो ए में फर्स्ट किस में नहीं है, इसमें नहीं है, बी ऑप्शन में नहीं है, काट देते हैं, और डी में नहीं है, इसमें काट देते हैं, ओके। बी में हमने सेकंड किया है, तो बी में सेकंड ए ऑप्शन में ही है, ठीक है। सी में देख लो 4th किया हमने, बिल्कुल 4th किया, WBC रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है, मैंने बताया ना, प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है, ठीक है। और प्लेट्स होते हैं जो थक्का निर्माण में यूज करती है। एक विटामिन के, इसका भी याद रख लेना उपयोग, थक्का निर्माण में यूज होता है विटामिन के का काम क्या है, थक्का निर्माण करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना ए ऑप्शन हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रोग से संबंधित है, ये काफ़ी बार आता है, इम्पोर्टेंट जितना लगा सकते हो ना उतना लगा लो आप, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है और ये क्वेश्चन पूछता रहता है बार बार। देखो मैं कुछ एग्जाम्पल ही बता दूंगा। देखो इंग्लिश वाली इंग्लिश में पॉज करके देख लेना, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, ओके। चलो अब देखो, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, मलेरिया और दाद, इनका एक एक प्रकार देख लेते हैं। चिकन पॉक्स होता है छोटी माता, अगर छोटी माता अपने पर दाने होते हैं, उसमें बोलते हैं कि हवा के संपर्क में ना आना चाहिए, और एक दूसरे जिसके चिकन पॉक्स हुआ उसके संपर्क में भी ना आना चाहिए, क्योंकि ये फैलता है, और जो संपर्क में आने से फैलता है वो वायरस होता है। तो क्या है, ए में क्या होगा, 3rd, ओके। दूसरा है मलेरिया, टाइफाइड होता है जीवाणु, टाइफाइड क्या होता है, जीवाणु। हैजा भी क्या है, जीवाणु है, ये याद रखना है, ये पूछ लेता है, हैजे के बारे में पूछ लेता है, हैजा भी एक जीवाणु है, ठीक है। अब आता है मलेरिया, कलर चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट में, हो गया। मलेरिया के बारे में इंपॉर्टेंट याद रखना, ये काफ़ी बार आता है, प्रोटोजोआ है मलेरिया, सबसे इम्पोर्टेंट ये लगता है मुझे, मलेरिया प्रोटोजोआ है। और दाद, रिंगवर्म होते हैं ना, ये कवक होते हैं, ओके।
तो ये क्या है, डी में क्या आएगा, सेकंड आएगा। तो एक बार ऑप्शन बात कर लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल और लेके आया हूँ मैं, उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको मिला लेते हैं अपना कि चलो ए में हमने क्या किया, चिकन पॉक्स वायरस है एक प्रकार से। तो ए में क्या है, थर्ड इसमें नहीं है, एक मिनट, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है थर्ड, ठीक है। ये ऑप्शन काटने का तरीका आना चाहिए। टाइफाइड क्या है, हमने क्या, जीवाणु है, टाइफाइड मतलब 4 है, तो 4 किस में है, सिर्फ इसी में है, इसमें नहीं है। अब देखो हमने और भी सही किया, मलेरिया को हमने फर्स्ट दिया है, सी को हमने फर्स्ट दिया, तो इसमें फर्स्ट है, और दाद को हमने सेकंड दिया, ठीक है। अब ये तो हो गए इतने क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं ना। अब कुछ एग्जांपल हम और लेते हैं। जिस प्रकार से हमने हैजा को जीवाणु बताया है, ठीक इसी प्रकार अगर आपको पूछ ले कोरोना, अगर आपको पता है कोरोना, अगर पूरा नाम अगर पूरा लोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, कोरोना वायरस, समझ में आया। तो कोरोना क्या है, एक प्रकार से वायरस है, ओके। चिकन पॉक्स वायरस है। एक इम्पोर्टेंट बात है, आगे क्वेश्चन में भी आ जाएगा, फिर भी बता देता हूँ, कैंसर, ये सभी तो संक्रामक हैं। दाद है, चिकन पॉक्स है, टाइफाइड है, किसी न किसी के एग्जाम से, मलेरिया प्रोटोजोआ का है, चिकन पॉक्स विषाणु है, वायरस है, ये सभी संक्रामक है। लेकिन कैंसर क्या है, असंक्रामक है, असंक्रामक। असंक्रामक ये मतलब जेनेटिक्स होता है कैंसर, या तो जेनेटिक्स की प्रॉब्लम की वजह से होगा, जैसे इंसुलिन होता है वो जेनेटिक्स की वजह से ही होता है, ठीक है, इंसुलिन। और कैंसर भी असंक्रामक है, किसी के संपर्क में आने से नहीं होता, जिसके हो गए उसके हो जाता है, ठीक है। हैजा क्या है, एक प्रकार से जीवाणु है, ओके। और मलेरिया प्रोटोजोआ है, ये काफ़ी बार पहुंच चुका है। इसी के साथ कैंसर के साथ एक और होता है गठिया, जोड़ों में दर्द होना, गठिया जिसे बोलते हैं जोड़ों में दर्द होना, ये भी असंक्रामक है। ये 2 एग्जाम्पल याद रख लेना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ओके। तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह सदलेपन कहलाती है। ये काफ़ी बार पूछ लेता है। जिंक की, Fe की जिंक के साथ की क्रिया होती है, यह सदलेपन परत है। इसमें क्या होता है, लोहे को संक्षारण से बचाता है, लोहे को संक्षारण से मतलब लोहे को जंग लगने से बचाता है, लोहे को सबसे इम्पोर्टेंट है। वैसे तेल भी लगाया जाता है, पेंट भी लगाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विधि है यह सदलेपन, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना सबसे उत्तम विधि मानी गई है, ओके। तो इसे लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए किया जाता है, जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है, ओके। और चलो अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और ये तो शायद मैंने शॉर्ट्स में भी डाला है कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले ही डाला है शॉर्ट्स में अपने इसी चैनल पर, तन्यता के बारे में, ठीक है। ये इंग्लिश वाली इंग्लिश में, हम हिंदी में बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तन्य धातु है। मैंने आपको बताया था धातु में क्या होता है, तन्यता का गुण होता है, तन्यता का गुण पाया जाता है धातु में। इसी के साथ आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, ठीक है। और धान्विकता का गुण पाया जाता है, धावनी का, ठीक है। और इसी के साथ तन्यता, आघात वर्धनीयता, धान्विकता, चालकता का गुण पाया जाता है धातुओं में, चमकता का गुण पाया जाता है। तो ये धातु की प्रॉपर्टीज है कि धातु में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तन्यता का मतलब होता है तार खींचना, तैसे तन्यता तैसे तार, किसी धातु को इतना महीन कर देना कि उसके तार बनाए जा सकें, ठीक है। आघात वर्धनीय होता है चद्दर बनाना, जैसे लोहे को पीट कर चद्दर बनाया जाता है, टीन बनाई जाती है। धान्विकता, कठोर धातु को आपस में टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है, इसमें क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। चालकता, धातुओं में चालकता गुण पाया जाता है, जैसे लोहे में करंट बहता है, ठीक है। और उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है कौन, Ag, चांदी होती है। चमकता का गुण पाया जाता है, धातु चमकती है बिल्कुल, लेकिन अधातु भी चमकती है, जैसे कि अधातुओं में आयोडीन है। धातु तो चमकती है लेकिन अधातु चमकदार नहीं होती, लेकिन कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आयोडीन है और हीरा है,
ये दो कठोर होते हैं, हीरा कठोर होता है और आयोडीन भंगुर होती है, लेकिन इन दोनों में ही चमकता का गुण पाया जाता है, अधातु है दोनों, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज थी किसकी, धातुओं की, बता दी मैंने। अब अपने पास प्रॉपर्टीज है तन्यता के बारे में, ठीक है, तन्यता के बारे में आया है, एक बार उसको बता देता हूँ मैं। तन्यता का मतलब क्या है, तार बनाना। तन्यता सबसे ज़्यादा किसकी होती है, एयू की। एयू क्या है, सोना है, सोने की सबसे ज़्यादा तन्यता होती है। सोने का 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा तन्यता किसकी है, सोने की है। तो ये सोना ऑप्शन में है बिल्कुल। उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है, वो तांबा। तांबे का यूज किया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा चालक होता है उष्मा का चांदी, उष्मा का चालक, ठीक है। और बिजली के तारों में चांदी का उपयोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि महंगी है, लोग चोरी करके ले जाए, इसलिए तांबे का यूज किया जाता है। लेकिन उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी है। चांदी का प्रतीक क्या है, Ag, इसको Ag से प्रतीक करते हैं। सोने का Au होता है, एल्यूमिनियम को Al से लिखते हैं, ठीक है। तो ये है तांबा, जिंक Zn से लिखते हैं। तांबे को किस से लिखते हैं, Zn से, जिंक से, Zn से लिखते हैं। तो तन्यता सबसे ज़्यादा किस इसमें पाई जाती है, सोने में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। इसका मैं एक पूरा लंबा वीडियो लेकर आ रहा हूँ, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। और प्रीवियस राशन कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका ऑथेंटिक बेस भी लेके आ रहा हूँ। ऑथेंटिक बेस का मतलब क्या है कि NCERT और राजस्थान व राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल उदयपुर ने जो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो साइंस है उससे एज इट इज क्वेश्चन उठाते हैं। कौन, राशन कर्मचारी चयन बोर्ड अपनी परीक्षा में वो एज इट इज लाइन उठाता है। मैंने ऑलरेडी 2 क्लास बना रखी हैं, पोषक तत्वों के बारे में और धातु अधातु के बारे में। उसमें मैंने प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं, उसका ऑथेंटिक सोर्स दिखाया मैंने। ठीक इसी प्रकार भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पर एक क्लास लेके आ रहा हूँ, जल्दी 2-3 दिन में आ जाएगी, ठीक है। तो कंप्लीट आएगी, उसको देख लेना। अब इस क्वेश्चन में बात कर लेते हैं अपने इसकी, भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था का में परिवर्तन होता है, उसकी रासायनिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। और भौतिक परिवर्तन के बारे में बात करें तो ये क्या है, उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय, उत्क्रमण मतलब होता है दोनों ही दिशाओं में चलता है, जा सकता है और जाकर वापस आ सकता है। पानी को बर्फ़ में बदल सकते हैं, बर्फ़ को पिघलाकर पानी में बदल सकते हैं। तो ये क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। लेकिन जैसे भोजन का पाचन करना रासायनिक परिवर्तन है, भोजन को पचा सकते हैं, पर जैसे एक रोटी खाई थी बड़ी वाली उसको वापस नहीं बना सकते, पच गया, पेट में चला गया। जिस प्रकार से फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि फल पक जाते हैं तो वापस उनको कच्चा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। जिसको वापस नहीं किया जा सकता वो रासायनिक परिवर्तन है, और जिसको वापस जाके वापस ला सकते हैं वो भौतिक परिवर्तन है। सिंपल इतना समझ लेना, ठीक है। अब भौतिक परिवर्तन में वायु में मैग्नीशियम के तार का जलना बिल्कुल भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तार का जलना, ओके। गर्म करने पर प्लेटिनम का चमकना, प्लेटिनम तार का चमकना, लेकिन जैसे ही ठंडा होता है तो वो चमकना बंद कर देता है, तो यही भौतिक परिवर्तन है। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ये भी नहीं होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के साथ प्रवाहित करना, तो ये भी नहीं होगा। देखो ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहली बात ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। क्या है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक है। तो बता देता हूँ मैं ये रिएक्शन एक बार आपको। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के साथ गुजारते हैं, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में देखो, ये देख कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गुजारते हैं ना, तो ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और ये अविलय होता है, अघुलनशील होता है, ये घुलता नहीं है, अघुलनशील होता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, प्लस देखो CO3A किधर गया, तो H2O बचा, जल बच गया,
ओके। तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जब विपरीत करते हैं ना, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaO का H2O के साथ करते हैं ना, तो यहाँ पर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी, तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, ओके। ये नहीं है अघुलनशील, इसे बोलते हैं दूध या रंग देना। अगर आपने पढ़ा हो तो दूध या रंग होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट बुझे हुए चूने पर जब CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो दूध या रंग प्रदान करता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही होता है, घुलनशील होता है। जब देखो ये तो है बुझा हुआ चूना और ये है बिन बुझा हुआ चूना, इसको मैं बता देता हूँ, लिख भी देता हूँ। CaO ये तो है बिन बुझा चूना, ओके। और CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये है बुझा हुआ चूना। ये दो चीज़ याद रख लेना, ये बुझा चूना, ये बिन बुझा चूना। दूध या रंग होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, तो काफ़ी बार पूछ लिया है। ओके, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। चलो, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने पर चमकदार ज्वाला के साथ श्वेत रंग का बनना होता है, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम को वायु से तो Mg का O2 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो MgO बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ओके, तो ये याद रख लेना। चलो ये बात कर लेते हैं अपने, ये क्वेश्चन आया है मिश्र धातु से संबंधित है। स्टेनलेस स्टील एक प्रकार से मिश्र धातु है, मतलब धातु 2-3 धातु का मिश्रण होता है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन बात कर लेते हैं। स्टेनलेस स्टील को लोहे में निमन को मिलाकर बनाया जाता है, मतलब स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ Fe के साथ बनता है, निकल क्रोमियम बनता है, मैग्नीज बनता है, कार्बन बनता है, मैग्नीशियम नहीं बनता है। तो 1 to 4 किस में है? 1 to 4 A में ही है। ठीक है, मैग्नीशियम नहीं बनता है। ओके, तो Fe के साथ Fe प्लस ये तीनों ऑप्शन, ठीक है, ये तीनों ऑप्शन मिलकर क्या बनाते हैं? स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। ओके, मिश्र धातु में अगर मिश्र धातु की बात करें, एक और है पीतल को याद रखना पिताजी से, पिताजी से। और पिताजी का मतलब क्या है? पी से पीतल, ता से तांबा, तांबा को बोलते हैं कॉपर। ठीक है, और ये क्या है? जिंक, जी से जिंक, Zn। तो कॉपर प्लस जिंक मिलकर क्या बनते हैं? पी मिलते हैं। पी मतलब पिताजी, पीतल। तो पीतल का निर्माण किससे होता है? कॉपर और जिंक से होता है। ये ट्रिक है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये ट्रिक है। पिताजी, पी मतलब पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक होता है। कॉपर और जिंक मिलकर पीतल का निर्माण करते हैं। और स्टेनलेस स्टील में Fe के साथ ये तीनों निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन बनता है। ठीक है, इनका निर्माण करने से स्टेनलेस स्टील बनता है। ओके, एक और होता है सोल्डर होता है, वो भी बता देता हूँ, जिसका तारों में उपयोग किया जाता है, तार बनाने में सोल्डर। और ये होता है Pb प्लस Sn। Pb होता है कांच होता है, नहीं शीशा होता है, शीशा। और Sn क्या होता है? टिन होता है, टिन के निर्माण से। ओके, तो ये क्या थी? मिश्र धातु का निर्माण। तो याद रखना, पीतल का पूछ सकता है, सोल्डर का पूछ सकता है आपको, स्टेनलेस स्टील का पूछ सकता है, याद रख लेना। ओके, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि X एक नरम तत्व है जिसे चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। धातु कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातुओं का घनत्व और गलनांक कम होता है। ठीक है, क्या क्या? घनत्व और गलनांक, इन बेसिस पर ही धातुओं की नरमता का पता लगाया जा सकता है। तो कुछ धातुओं का घनत्व और गलनांक कम होता है, जिनको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। हवा में खुला नहीं रख सकते, वह पानी के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है। ये बिल्कुल सही। क्या क्या? सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, ये दो हैं।
इनको खुले में नहीं रख सकते, इनको किस में रखते हैं? केरोसिन के तेल में। ये भी पूछ सकता है, केरोसिन के तेल में रखते हैं इनको, केरोसिन के तेल में रखा जाता है। और ये इतनी नरम होती है कि इनको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। ये पूछा, चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। सोडियम पोटेशियम, देखिए फास्फोरस मैग्नीशियम सोडियम नहीं, ये सोडियम है। डी ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में है अपना सोडियम, तो सोडियम को चाकू की सहायता से काटा जाता है। और इसको खुले में नहीं रखा जाता, केरोसिन के तेल में रखा जा सकता है जाता है, क्योंकि वायु में खुला इसलिए नहीं छोड़ पाता क्योंकि वायु में नमी होती है, नमी के साथ क्रिया करता है बहुत तेज़ी से। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम ये याद रख लेना। अगर अधातु, देखो इसने बोला धातु, अगर अधातु की बात करी तो सल्फर, अधातु में सल्फर नरम होता है जिसको चाकू की सहायता से काटते हैं, जबकि धातुओं में सोडियम और पोटेशियम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोथ लैंग्वेज है इसमें। ठीक है, मैं ये रोग से संबंधित है, वापस आ गया। अगर थोड़ा देर पहले किसी ने अच्छे से पढ़ा हो तो विषाणु जनित रोग नहीं है, विषाणु जनित है। चिकन पॉक्स अभी बताया था, वायरस है, विषाणु है। खसरा और ये भी वायरस है। टाइफाइड वायरस नहीं है, ये जीवाणु है, जीवाणु। जीवाणु और कौन कौन है? हैजा है, हैजा क्या है? जीवाणु है। ठीक है, और टाइफाइड भी क्या है? जीवाणु है। तो डी ऑप्शन आएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा अभिक्रिया कंप्लीट होने के बाद ऊष्मा का निर्माण होता है। जब भी मैंने बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होना, जब बिन बुझे चूने पर CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में यह भी मैंने बताया था। थर्ड ऑप्शन है, एक सांद्र तनु का अम्ल का तनुकरण, ये भी होता है। जबकि कपूर का ऊर्ध्वपातन से ऊष्माक्षेपी नहीं होता है। कपूर के ऊर्ध्वपातन के लिए ऊष्मा देना पड़ता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। और जल का वाष्पीकरण, जल को वाष्प करने के लिए भी ऊष्मा देनी पड़ती है, पहले गर्म करना पड़ता है। तो ये दोनों तो हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या है? ऊष्मा शोषी। और हमें क्या पूछ रहा है? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी पूछ रहा है तो 2 और 3, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है, तो ये आंसर है। तो ये याद रख लेना। देखो, कपूर का ऊर्ध्वपातन कपूर को जलाने के लिए, चाहे जल का वाष्पीकरण करने के लिए, इनको करने के लिए पहले ऊष्मा देनी पड़ती है। जबकि जो बी सेकंड और थर्ड ऑप्शन है ना, इसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा निकलती है। ओके, अब आता है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? देखो, उपयुक्त कौन सी विधि उपयुक्त है? तो जिंक की परत चढ़ाना लोहे पर, अभी मैंने बताया था यसद लेपन होता है। Fe पर जिंक की परत डालना यसद लेपन है, यसद लेपन। ये सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर भी लोहे को जंग से बचाया जा सकता है, लेकिन सबसे उपयुक्त विधि है जिंक की परत चढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब एक शब्द आया अपने पास, जैव निम्नीकरण क्या है? इतना समझ लो, फिर तो बाकी के तीनों क्वेश्चन कर दोगे आप। जैव निम्नीकरण का मतलब होता है कि जीवों के द्वारा उस पदार्थ को क्या, कंपोस्ट नहीं शब्द आता है ना, कि जीवों के द्वारा उस पदार्थ का अपघटन किया। हाँ, अपघटन। जीवाणुओं के द्वारा या जीवों के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा अपघटन किया जाता है। जिन पदार्थों का जीवाणुओं के द्वारा, जीवों के द्वारा अपघटन हो जाता है, या मतलब या जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, वो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। ठीक है, और जीवाणुओं के द्वारा, जीवों के द्वारा अपघटन कौन से? साग सब्जी है, साग सब्जी। ठीक, ये जीवाणु के द्वारा हो जाती है। गोबर है, गोबर है। ठीक है, तो ये तो हो जाते हैं कि जीवाणु के द्वारा अपघटन इनका आसानी से हो जाता है। लेकिन अनिम्नीकरण में कौन कौन आते हैं? जो जीवाणु के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, जिसमें कांच है। देखो, एक वर्ड है कांच, कांच जिसे बोलते हैं शीशा, कांच है। पॉलीथीन है, पॉलीथीन, इनका आसानी से अपघटन नहीं होता है, तो ये अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं,
अजैविक निम्नीकरण कहलाते हैं, ठीक है, अजैविक कहलाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अपने जैव निम्नीकरण की। अभी जस्ट मैंने बताया था कि जिनका जीवों के द्वारा आसानी से अपघटन हो जाता है, तो ये क्या कहलाते हैं? इनके निस्तारण की सबसे विधि अपशिष्टों के निस्तारण की विधि नहीं है। कंपोस्ट मैंने बताया था अभी गोबर का होना, तो ये भी निस्तारण की विधि तो है, ये निस्तारण की विधि है। वर्मी कंपोस्ट ये भी है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? केंचुए के द्वारा, और केंचुए को तो किसानों का दोस्त माना गया, खेती के लिए सबसे उपयुक्त होता है और लेड फीडिंग होता है, लेकिन निस्तारण की विधि नहीं है, तो पुनः चक्रण निस्तारण की विधि नहीं है। रिसाइकलिंग किसका किया जाता है? अजैविक का किया जाता है, पॉलीथीन का किया जाता है, प्लास्टिक का किया जाता है, वो रिसाइकल किया जाता है, ठीक है। जबकि वर्मी कंपोस्टिंग लेड फीडिंग का नहीं होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है? पुनः चक्रण, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ हैं। जैव अनिम्नीकरण, वो जैव निम्नीकरण का अपशिष्ट पदार्थ कौन सा? अभी बताया था, जिनको जीवों के द्वारा आसानी से अपघटित किया जा सकता है, ठीक है। तो प्लास्टिक की बोतल अजैविक है, कांच अजैविक है, कृषि अपशिष्ट है, ये जैव निम्नीकरण का है। कृषि अपशिष्ट में कंपोस्टिंग बोलते हैं हम, वर्मी कंपोस्टिंग भी बोल सकते हैं, केंचुआ कृषि में होता है, ठीक है। तो जैव निम्नीकरण कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट, क्या बोल रहा है? अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में उस उपयुक्त का चयन कीजिए जो सम्मिलित नहीं है। अपशिष्ट प्रबंधन में वस्त्र उद्योग में अपशिष्ट रेशे बनते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। कृषि में पीड़कनाशी बहिस्त्राव होता है, बिल्कुल होता है, छिड़काव करते हैं। चिकित्सीय क्षेत्र में संक्रमित उत्तक और सुइयाँ होती हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन घरेलू स्रोत में रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं होते हैं। रेडियोधर्मी मरना थोड़ी है, रेडियोधर्मी का उपयोग किया जाता है, जैसे एक्सरे करवाते हैं ना, उसमें यूज किया जाता है रेडियोधर्मी का, ठीक है। और रेडियम, अगर आपने ट्रकों के पीछे वो येलो पट्टी देखी होगी, जैसे ही उस पर प्रकाश पड़ता है ना, तो वो चमकती है, तो वो रेडियम पदार्थ ही होता है, ठीक है। तो घरेलू स्रोतों में रेडियम कहाँ मिलता है भाई? ये वही आ गया मिश्र धातु। तो विद्युत तारों के परस्पर वेल्डिंग के लिए बनाया जाता है, तो सीसा और टिन, मैंने अभी बताया था, सोल्डर इसे बोलते हैं, ठीक है। सीसा और टिन बनता है, तो ये याद रख लें, मिश्र धातु तो तारों की वेल्डिंग में यूज होता है। और तांबा और जस्ता, इसके बारे में बता दिया, पीतल बनता है इससे, ठीक है। धातु के कौन से गुणधर्म? अभी बताया था मैंने, धातु की प्रॉपर्टीज में तो तन्यता होती है, आघात वर्धनीयता होती है, तन्यता से तार बनते हैं, आघात वर्धनीयता में चद्र बनती है, जैसे लोहे को पीट कर चद्र बना, पारगम्यता होती है। तो इसमें क्या पूछता है? धातु के कौन से गुणधर्म प्रयोग में घंटियां तथा संगीत वाद्य यंत्र के तारे बनाए जाते हैं? तो धन्यता में अभी बताया था, ध्वन्यता, जिसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, तो घंटियों से ध्वनि उत्पन्न होती है, तो सोनोरिटी, ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं। और ये तो यार काफ़ी बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, तो ऐसे मान लो आरपीएससी का सबसे मोस्ट है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु, पहले ये जिस पर गोला लगाओ ना वो भी याद रख लेना, मैं यार धातु बोल रहा हूँ तो धातु है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो याद रख लेना मरकरी। लेकिन मान लो यहीं अगर अधातु बोल देता है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो अधातु में होता है ब्रोमीन, तो ये याद रख लेना। धातु में मरकरी है और अधातु में ब्रोमीन है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सोडियम के बारे में जस्ट अभी हमने पूरी चर्चा कर ली है। क्या केरोसिन के तेल में रखते हैं इसको? केरोसिन के तेल में रखते हैं, चाकू की सहायता से काट सकते हैं, इतनी मुलायम होती है, चाकू की सहायता से काटते हैं। और एक और मैं बता देता हूँ इसके बारे में अच्छे से, अत्यधिक क्रियाशील होती है, क्रियाशील अधिक होती है, ठीक है। ये सोडियम पोटेशियम होता है ना, तो आवर्त सारणी में जो सारे धातु होते हैं उनकी क्रियाशीलता उच्च होती है, जो ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि सोना, Ag, Au, Pt आदि, इनकी क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है,
बहुत कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील है, ठीक है। यही कारण है कि इनका आभूषण बनाया जाता है, क्योंकि वायु के साथ संपर्क में कम आते हैं, जिससे इनका संक्षारण भी कम होता है। तो AgAuPt इन्हीं के आभूषण बनते हैं, सोने चांदी प्लेटिनम के आभूषण बनते हैं, क्रियाशीलता कम होती है, जबकि सोडियम की क्रियाशीलता अधिक पाई जाती है, ठीक है। सल्फर एकमात्र धातु है जो चाकू की सहायता से काट सकते हैं, सल्फर। और ये क्या है, अधातु है। सल्फर क्या है, अधातु है, ये याद रख लेना, ठीक है। अपना क्वेश्चन क्या था, धातु जो कमरे के ताप पर पाई जाती है, मरकरी द्रव अवस्था में, जबकि अधातु ब्रोमीन है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी, देखो अभी एक आ गया ना क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु जो सबसे अधिक क्रियाशील होती है, जो आवर्त सारणी में सबसे ऊपर पाई जाती है? तो सोडियम है, अभी बताया था मैंने। देखो सोना चांदी AgAuPt मैग्नीशियम ये कम क्रियाशील है, किसकी अपेक्षा, सोडियम की अपेक्षा, जबकि सोना चांदी तो काफ़ी कम क्रियाशील है। इसी कारण का आभूषण बनाया जाता है, इसी कारण ये संक्षारण नहीं होते हैं। चांदी काफ़ी सालों बाद में थोड़ी थोड़ी काली पड़ना स्टार्ट होती है, एकदम से नहीं होती है, क्योंकि ये वायु के संपर्क में कम आते हैं, कम क्रियाशील है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन पूछने का सबसे बेस्ट तरीका है, इसने बोला है तत्व, ना कि इसने अधातु धातु बोला है। तत्वों का वर्गीकरण हमने पढ़ा था, 3 धातु, अधातु, उपधातु। ये क्वेश्चन आ चुका है कि तत्वों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया, 3 का, धातु, अधातु, उपधातु। लेकिन यहाँ पर धातु अधातु नहीं बोला है। धातु बोलता तो और अधातु बोलता तो मैंने जस्ट पिछले में बता दिया, ये रहा, ठीक है। लेकिन इसने बोला तत्व जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, और द्रव अवस्था में कौन से तत्व पाए जाते हैं, अभी बताया था, मरकरी और क्लोरीन। देखो इसमें ब्रोमीन है, लेकिन आयोडीन नहीं आना चाहिए था, आयोडीन नहीं आना चाहिए था, मरकरी आ सकता है, मरकरी आ सकता है, लेकिन क्लोरीन नहीं आना चाहिए था, लेकिन ब्रोमीन और मरकरी ये दोनों आ सकते हैं। अभी मैंने बताया था मरकरी क्या है, धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है, और ब्रोमीन क्या है, अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है, ठीक है। और तत्वों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया है, ये याद रख लेना। तत्वों का फर्स्ट है धातु, दूसरा है अधातु, और तीसरा है उपधातु। उपधातु का उपयोग किया जाता है अर्धचालक बनाने में, उपधातुओं का, ठीक है। जैसे उपधातु में सिलिकॉन पढ़ा हुआ आपने, ठीक है, तो सिलिकॉन जैसे हैं ये उपधातु हैं। अधातु और धातु और उपधातु तत्वों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है, ठीक है। तो ब्रोमीन और मरकरी के बारे में अभी हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा हमने, कि ब्रोमीन तो क्या है, अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है, जबकि मरकरी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें नीचे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, अर्धचालक गुणों, अभी मैंने जस्ट बताया था कि अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग किए जाने वाली अधातु है। अधातु में क्या है, सिलिकॉन, जो अर्धचालकों में उपयोग की जाती है, सिलिकॉन अर्धचालकों में, ठीक है। कार्बन, सोडियम, फ्लोरीन ये तो नहीं है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है अर्धचालकों के लिए, ये याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये। कार्बन के बारे में बता दिया, कार्बन क्या है, अधातु है। अगर कार्बन के अपर रूप पूछ लें, कार्बन के अपर रूप होते हैं, अपर रूप है, और कौन कौन से होते हैं कार्बन के अपर रूप, हीरा और ग्रेफाइट। अगर इन्हीं को भी खोल लें तो याद रख लेना, हीरा चमकदार होता है, चमकदार होता है और कठोर है, अधातु है, लेकिन क्या है, हीरा कठोर होता है। एकमात्र अधातु जो कठोर अवस्था में पाई जाती है, हीरा, और एकमात्र अधातु जो चालक अवस्था में पाई जाती है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट चालक होती है और हीरा कठोर होता है, लेकिन अचालक होता है, ठीक है। तो धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है, अधातु में चालकता का गुण नहीं पाया जाता। तो यही कारण है कि अपवाद है। देखो तीर क्या लगाया मैंने, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो। कार्बन क्या है, अधातु है,
और कार्बन क्या के अपरूप पाए जाते हैं, ग्रेफाइट, हीरा। ठीक है, हीरा अधातु है। देखो कार्बन अधातु है तो कार्बन के अपरूप भी अधातु होंगे, तो हीरा ग्रेफाइट है, ये दोनों अधातु हैं। लेकिन हीरे में क्या है कि कठोर अवस्था में पाया जाता है और ग्रेफाइट चालक अवस्था में पाई जाती है। ये इनके अपवाद हैं और ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ग्रेफाइट वाला, तो कि कौन सी अधातु है जो चालक अवस्था में पाई जाती है, ग्रेफाइट। एक क्वेश्चन और पूछता है लेड पेंसिल में लेड की मात्रा कितनी होती है, 0%। तो लेड पेंसिल में लेड होता है 0%। ठीक है, लेकिन नाम लेड है तो लोग सोचते हैं कि लेड तो पाया जाएगा, लेकिन नहीं, 0% लेड होता है। ओके, तो ये थे तत्वों के बारे में, हीरा ग्रेफाइट के बारे में बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपनी। चिप्स उत्पादक अधिकतर चिप्स को उपचयित होने से बचाने के लिए उनके थैलों में कौन सी गैस भरते हैं, तो याद रख लेना, नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन नहीं भरी जाती है, नाइट्रोजन भरी जाती है। ओके, और निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन जिसमें जिस पदार्थों के रसायनों में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमण मतलब एक स्थिति पर जाकर रुक जाता है, और भौतिक परिवर्तन होता है उत्क्रमणीय, वापस भी आता है। तो रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है, एक स्थिति पर जाकर रुक जाता है। तो ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। जैसे ही प्रकाश गुजरेगा नहीं तो 7 रंग बंद हो जाएंगे, इसका मतलब ये तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, और सब्जियों को जैसे ही ठंडा करते हैं तो कठोर हो जाती है, लेकिन नहीं होती है, क्योंकि सब्जी एक बार बनने के बाद वापस थोड़ी होती है। आलू को ठोस होता है, जैसे आलू को थोड़ा पकाया जाता है तो मुलायम हो जाता है, वापस छोड़ने पर वो कठोर नहीं हो पाता उतना, तो अपनी वापस स्थिति में नहीं आता है। तो यही रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, गीली मिट्टी का दीपक सूखने पर भंगुर हो जाता है। बिल्कुल सत्य बात है कि गीली मिट्टी से दीपक बनाते हैं, और वैसे ही जैसे दीपक बन जाता है वापस गलाकर मिट्टी भी बना लेते हैं। तो ये क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है, ये भौतिक है, ये पहला वाला भी भौतिक है। नमक का पानी में घुलना, ये भी भौतिक है, उबाल कर वापस नमक बना सकते हैं। एकमात्र सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा ये भौतिक परिवर्तन है, सिंपल है, प्रकाश संश्लेषण होना। जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है तो वापस वो क्रिया वापस नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का अवशोषण किया जाता है पौधों के द्वारा, ठीक है, जिससे वो भोजन बनाने के लिए उपयुक्त होता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन है भाई, भौतिक परिवर्तन नहीं है। कोयले का जलना उष्माक्षेपी या उष्माशोषी भी, उस कोयले का जलना, कोयले से जलाने के लिए उष्मा देनी पड़ती है तो उष्माशोषी है। लेकिन कोयले का जलना और जलने से उष्मा मिलती है तो उष्माक्षेपीय विक्रिया है। तो ये भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन करना, भोजन को पचाया जाता है लेकिन वापस वैसे नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो बर्फ़ का पिघलना और जो जल को वापस ठंडा करके बर्फ़ बदलना, ये भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन बर्फ़ का पिघलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी धातु है जो चाकू की सहायता से काटी जा सकती है। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, तो याद रख लेना। सोडियम और पोटेशियम बताया था मैंने, गोल्ड के बारे में बता दिया, सिल्वर के बारे में बता दिया, लेड पेंसिल के बारे में बताया था जिसमें 0% लेड होता है, सोल्डर अभी बताया था जिसमें शीशा और टिन का यूज किया जाता है, SN का यूज किया जाता है, वही लेड है, ठीक है। उत्कर्ष धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग किया जाता है। उत्कर्ष धातु को घोलने के लिए एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। और एक्वारेजिया में क्या होता है, सांद्र HCl तनु HNO3, ठीक है। ये तो तनु होता है और ये होता है सांद्र। इन
इनका घोल बनाया जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछता है पता है? तो ये याद रखना, 3 HNO3 के पास है तो ये इधर जाएगा HCl के नीचे। HCl में एक डंडा L का पास है तो ये इधर जाएगा। तो 3:1 में एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का मात्रा क्या होता है? 3:1 में होता है। 3 में होता है HCl, 1 में होता है HNO3। ठीक है, तो ये याद रख लेना, ये काफ़ी बार पूछ चुका है एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात। तो जिसके पास 3 है, HNO3 में 3 है, वो 3 नहीं लेगा, 1 लेगा। ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? गवाइटर गलगंड रोग होता है, गले में होता है। ठीक है, गले में सूजन हो जाती है। गलगंड हमारे आहार में किस तत्व की कमी से होता है? तो बिल्कुल सही है, विटामिन डी की कमी से होता है। आयोडीन, विटामिन डी का नाम आ गया, आयोडीन की कमी से, नमक की कमी से गलगंड रोग होता है। ठीक है, कैल्शियम की कमी से हड्डियों में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी से। और हाँ, बस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है और ये इस टाइप से नहीं आया था, ये क्वेश्चन अलग प्रकार से आया था अगर मैं बताऊं तो। ठीक, देखो विटामिन स्कर्वी से याद रख लेना, विटामिन स्कर्वी से तो होता है मसूड़ों में रक्तस्राव होता है। 4, विटामिन बी की कमी से होता है स्मृति में कमी आना। ओके, और पेलाग्रा से होता है जीभ और त्वचा पर शुष्क सल्कों का दिखाई देना। और राइबोफ्लेवोनेसिस होता है जिसमें क्या होता है? पेशियों और नसों की दुर्बलता पाई जाती है। लेकिन नेक्स्ट इस क्वेश्चन ने पूछा क्या था वो बता देता हूँ मैं। इस क्वेश्चन ने चालाकी की थी कि विटामिन B1 से, ये विटामिन B1 से होता है, ये विटामिन B3 से होता है और ये विटामिन B2 से होता है। ये याद रख लेना। क्वेश्चन पूछा था कि ये देखो, इसमें विटामिन B1, B2, B3 और विटामिन C दिया था। ठीक है, एक साइड तो ये थे और एक साइड ये थे, ABC थे, ये जो ऑप्शन है, और इनका मिलान करवाया था। मिलान करो तो विटामिन बी को खोला था मैंने, इसका सोर्स बना रखा है, देख लेना अच्छे से। ठीक है, तो ये बताया था, लेकिन इस बार डायरेक्ट हिंदी में दे दिया, उससे पूछा। तो इसके भी याद रखना, मसूडो, विटामिन सी, इसका भी होता है विटामिन सी। इसमें और बता देता हूँ मैं, थोड़ा खोल ही देता हूँ ना इसको। याद रखना ना, विटामिन ए की कमी से होता है विटामिन ई की कमी से होता है रतौंधी। ठीक है, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। ठीक है, तो ये याद रख लेना विटामिन डी। तो ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी। ये काफ़ी बार पूछ चुका है, ये तो काफ़ी बार पूछ चुका है सभी, तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला रंगों से संबंधित आता तो वन विक्षेपण की प्रक्रिया होती है। याद रख लेना, वन विक्षेपण होता है प्रकीर्णन के कारण, रंगों का फैलाव ही प्रकीर्णन कहलाता है, तो प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। और विवर्तन क्या होता है? विवर्तन होता है कि प्रकाश का किनारों से मुड़ना विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का किनारों से टकराकर मुड़ना विवर्तन कहलाता है। परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का इस सतह पर आना, वापस लौट जाना, ये परावर्तन है। और अपवर्तन क्या है? प्रकाश का आना और यहाँ से वापस चले जाना, क्रॉस कर जाना, वापस मत जाना, क्रॉस ही कर जाना, जिस प्रकार से जल में होता है। ठीक है, जल में जो अगर सिक्का डालते हैं तो थोड़ा उथला हुआ दिखाई देता है, वो अपवर्तन के कारण ही है। ये अगर जल में पेंसिल डालते हैं तो थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, वो अपवर्तन के कारण ही है। ठीक है, तो अपवर्तन जल से गुजर सकता है प्रकाश, परावर्तन में गुजरता नहीं है, टकरा कर वापस जाता है।
विवर्तन में होता है प्रकाश का किनारों से मुड़ना, और प्रकीर्णन क्या होता है, रंगों का बिखरना, जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देना। ठीक है, इंद्रधनुष का बनना भी। अब बात करते हैं वह दृष्टिदोष जो आँख की कॉर्निया की वक्रता के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तलों से भिन्न होने के कारण उत्पन्न होता है। वक्रता के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तलों का भिन्न होने से बनता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, और ये याद रखना निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ये याद रख लेना अवतल का। और दीर्घ या दूर दृष्टि दोष में किया जाता है उत्तल का, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। और जरा दृष्टि दोष इसमें किया जाता है डबल द्विफोकल का, द्वि लेंस का, है ना, द्वि लेंस का, द्विफोकल लेंस का यूज किया जाता है। तो ये काफ़ी बार पूछा है निकट दृष्टि दोष के लिए। देखो मैंने कैसे याद किया था, इसकी ट्रिक बता देता हूँ मैं, सिंपल है, ये काफ़ी बार कंफ्यूज करेगा ही। निकट और दूर, ठीक है, एक मिनट, अवतल और उत्तल। ट्रिक बता रहा हूँ, सिंपल है, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे, ये याद रख लेना। निकट में 3 शब्द है और दूर में कितने हैं, 2 शब्द हैं। छोटा छोटे से मिलेगा, तो दूर में 2 हैं तो उत्तल में 3 है, निकट में 3 है तो उत्तल में कितने हैं, 4 है, अवतल में 4 है। इसमें 4 शब्द हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं। तो छोटा छोटे से, बड़ा बड़े से। तो निकट और दूर में कौन बड़ा है, निकट, और अवतल उत्तल में कौन बड़ा है, अवतल। तो बड़ा बड़े से, छोटा छोटे से, ये ट्रिक याद रख लेना, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा सूर्य की रोशनी से बनता है। तो इंद्रधनुष में जो पानी की छोटी छोटी बूंद, इंद्रधनुष है ना, पानी की जैसे ही वर्षा होती है तो वायुमंडल में नमी होती है, पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं। सूर्य का जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है। किसके कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण, ये याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। घरेलू कचरे का प्रबंधन करते समय चिकित्सकीय अपशिष्ट पदार्थों के किस प्रकार के डिब्बों का चयन करना चाहिए। किसका, चिकित्सकीय अपशिष्ट पदार्थों के लिए लाल रंग का यूज किया जाता है, याद रख लेना। चिकित्सकीय में घरेलू प्रबंधन के रूप में बोल रहे हैं, कोई उसमें नहीं बोल रहा है। अगर चिकित्सकीय में अगर स्पेशल अगर चिकित्सालय की बात करता है ना, तो उसमें अलग अलग है, सुइयों के लिए अलग और बोतल के लिए अलग रखा जाता है, कांच के लिए पीला काला ऐसे रखा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर घरेलू में पूछ रहे हैं तो लाल रंग का सिंपल है। निम्न में से नष्ट होने की अवधि सबसे अधिक किसकी है। केले का छिलका जल्दी ही गल जाता है, ठीक है, लकड़ी का भी जल्दी ही कुछ दिन बाद उसमें वो लग जाती है ना, अपने गाँवड़ी भाषा में बोलते तो हैं, दीवड़ लग जाती है, लकड़ी की दीवड़ लगती है, तो लकड़ी का भी जल्दी अपक्षयन हो जाता है। प्लास्टिक की थैली, इसका ही ज़्यादा समय लगा। प्लास्टिक की थैली हो गया, कांच हो गया, ठीक है, पॉलीथीन हो गई, इनको टाइम लगता है नष्ट होने में, अपशिष्ट होने में। अखबार की थैली, कागज़ तो जल्दी पिघल जाता है, ठीक है, तो इनको टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपशिष्ट को खुले में फेंकने से क्या होता है, मृदा प्रदूषण होता है। बिल्कुल, अगर चलते हुए फेंक जाते हैं, रोड पर फेंक जाते हैं, मिट्टी में फेंक जाते हैं, मृदा प्रदूषण होगा। जल में फेंक जाते हैं, जल प्रदूषण। यमुना है, अपनी गंगा नदी है, ये अपशिष्ट पदार्थों से के कारण तो खराब हो रखी है। वायु प्रदूषण, जलाने से प्रदूषण होता है, ठीक है, अपशिष्ट को। उपयुक्त सभी है, बिल्कुल उपयुक्त सभी है इसमें। अपशिष्ट को खुला में फेंकने से तो ये 3 होगा, वायु, मृदा, जल प्रदूषण, तीनों ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कोई धातु की प्रॉपर्टीज़ आ गई, क्या बोल रहा है कि देखो
धातु जो कठोर सतह पर प्रहार से ध्वनि उत्पन्न होती है, अभी बताया था धान्विक होता है। धातु चमकीली होती है, आगाज में तन्य होती है। अगर तन्यता की बात करें तो सबसे ज़्यादा एयू की है, ठीक है। और चमकीले, एक इम्पोर्टेंट बता देता हूँ मैं, यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है। चमकीली में ए धातु की बात करें तो ए धातु में चमकीला कौन कौन होता है? हीरा और आयोडीन। हीरा और आयोडीन, हाँ, ये चमकीले होते हैं। हाँ, आयोडीन ही होता है। हीरा कठोर होता है। हीरा क्या होता है? कठोर होता है। ए धातु है, हीरा कठोर होता है। आयोडीन भंगुर होती है, दाने दाने होते हैं, ठीक है, नमक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लोहे पर जिंक और क्रोमियम का लेपन इसे जंग लगाने से बचाता है, इसे क्या बोलते हैं? लोहे पर जिंक या क्रोमियम का लेपन गैल्वेनीकरण कहलाता है। याद रख लेना, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना Fe+ जिंक या Fe+ का क्रोमियम या सदलेपन या गैल्वेनीकरण कहलाता है, ठीक है, ये याद रख लेना। और क्वेश्चन देख लो। निम्न में से जैव निम्नीकरण जो जीवों के द्वारा अपशिष्ट हो सकते हैं आसानी से, और जो जीवों के द्वारा अपशिष्ट नहीं होते हैं वो जैव अनिम्नीकरण कहलाते हैं। तो जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ नहीं है तो कपड़ा होता है जैव निम्नीकरण, ये सत्य है। रद्दी कागज़ भी होते हैं, इनको आसानी से भी गलाया जा सकता है, इनका अपघटन किया जा सकता है। गोबर होता है, कांच नहीं होता है। इसका आंसर क्या होगा? कांच ही जैव निम्नीकरण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा द्रव अपशिष्ट पदार्थ है? द्रव की बात है। धुआं, पहली बात तो द्रव नहीं होता, धुआं गैस होती है, तो ये तो वैसे ही ऑप्शन कट गया। कांच द्रव न गैस होती है, ये कठोर होता है। कांच ठोस होती है, ये प्लास्टिक भी ठोस होता है। इसने पूछा है द्रव, तो द्रव है वाहित मल है, मलमूत्र ही द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कंपोस्ट खाद बनती है जैव निम्नीकरण के द्वारा, भी बताया था। कंपोस्ट में हमने ये भी बताया था, वर्मी कंपोस्ट बताया था। वर्मी में होते हैं केचुए होते हैं, तो जैव निम्नीकरण के होते हैं। इनमें जीवों के द्वारा ही गोबर का अपशिष्ट किया जाता है, ठीक है। कांच का टुकड़ा तो है जैव निम्नीकरण में आता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असंक्रामक रोग कौन से हैं? मैंने बताया था 2, कैंसर और गठिया रोग। जोड़ों का दर्द भी एक क्या है? जोड़ों का दर्द, ये 2 जोड़ों का, जैसे गठिया बोलते हैं, ये दोनों ही असंक्रामक रोग है। जबकि एड्स, कोरोना और सामान्य, एड्स के बारे में तो बोलते हैं कि ज़्यादा संबंध नहीं बना, ज़्यादा लोगों से संबंध नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। कोरोना वायरस था ही, फैलता है। और सामान्य जुकाम भी बिल्कुल कहते हैं, बीमार व्यक्ति, सामान्य जुकाम वाले व्यक्ति को बोलते हैं कि कपड़ा रखो नाक पर, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को संक्रमित हो सकता है दूसरे व्यक्ति। असंक्रामक में कैंसर नहीं है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी देख लो। एलिफेंटियासिस रोग है, किससे होता है? ये होता है इससे। सिंपल है, पढ़ना है पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो वो इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो आ गया था, रक्तचाप को संतुलित रखने के लिए निम्न में से किस व्याधि से बचा जा सकता है? हृदयघात, दिल का दौरा पड़ना। तो बीपी वगैरह ठीक रहती है ना, तो हृदय मतलब दिल का दौरा पड़ने की संभावना कम रहती है। तो रक्तचाप को संतुलित रखना चाहिए, ठीक है। टाइफाइड वगैरह की हम बात कर लिए थी। पीलिया वायरस होता है, अभी बताया था मैंने। गठिया क्या है? संक्रामक है। गठिया का मतलब होता है जोड़ों में दर्द होना। असंक्रामक है, जिस प्रकार से कैंसर असंक्रामक है, गठिया भी असंक्रामक है, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। निम्न में से जीवाणु जनित रोग है? कुष्ठ रोग है, बिल्कुल है। क्षय रोग है, बताया था। क्षय हैजा, क्षय रोग है, हैजा ये है ना, जीवाणु है। डिप्थेरिया है, टिटनेस है, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन है, ये जीवाणु जनित है।
यौन संचारित रोग का उदाहरण है, यौन संबंधित। टीबी नहीं है, टीबी तो खांसने से होता है। कैंसर है संक्रामक है। गोनोरिया यौन संचारित रोग है। निमोनिया तो यार समझ, निमोनिया पढ़ोगे भाई, तो निमोनिया नहीं है। तो टीबी कैंसर और निमोनिया नहीं है, यौन संचारित है गोनोरिया। ओके, नेक्स्ट, और ये शायद फाइनल अपने, क्वासियोर रोग आमतौर बच्चों में इस आयु में निम्नलिखित में से देखा जाता है। तो कौन सी आयु के बच्चों के लिए? तो क्वासियोर बच्चों में पाया जाता है 1 से 4 ईयर के बच्चों के लिए, इसमें देखा जाता है। वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है, कैल्शियम का अवशोषण करता है, विटामिन डी। कैल्शियम का अवशोषण करता है विटामिन डी, ठीक है। बोलते नहीं है कि सूर्य के प्रकाश के नीचे बैठो जिससे बाल हड्डियां मजबूत होती हैं, वो विटामिन डी ही मिलता है हमें। और हड्डियों में मजबूती के लिए कैल्शियम उपयोगी होता है, दूध पीने के लिए बोला जाता है, कैल्शियम की गोलियां भी देते हैं, तो विटामिन डी होता है, ठीक है। और विटामिन के बारे में बता दिया था, रक्त के थक्के के लिए, रक्त थक्का के निर्माण के लिए उपयोग होता है। विटामिन बी होता है, ये बेरी रोग से संबंधित होता है, बेरी होता है, इसी कमी से बेरी रोग होता है। ओके, रक्त थक्के के लिए विटामिन के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैटी यकृत होता है, क्वासियोर होता है, फैटी यकृत होता है, जो बच्चों में पाया जाता है 1 से 4 में भी जस्ट देखा था। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है। ओके, तो ये थे अपने कुछ क्वेश्चन, हमने देख लिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखे हमने, ठीक है। ये अपने प्रैक्टिस सेट था, टॉपिक वाइज वीडियो में डाल रहा हूँ कंप्लीट। तो चलिए, चैनल को जाते वक्त क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और कमेंट भी कर देना। ये सीरीज चल रही है, ये 4th ग्रेड के लिए, 4th ग्रेड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, ये बता देता हूँ मैं आपको। सबसे ज़्यादा 4th ग्रेड के लिए बेनिफिशियल है, और हाई कोर्ट जो 4th ग्रेड आ रही है, रीट मेंस, इन 3 के लिए तो काफ़ी यूजफुल है। इनमें से क्वेश्चन जो बता रहा हूँ उनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और टॉपिक वाइज मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, टॉपिक वाइज देखो वीडियो, उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट लगाओ, इनफ है फिर।